यस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। विश्व इतिहास की क्लास कर रहे थे हम लोग और अमेरिका की क्रांति पर हमारी चर्चाएं चल रही थी आपके साथ में। अमेरिकन क्रांति का पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं और अमेरिकन क्रांति का पार्ट 2 अब हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अमेरिकन क्रांति का पार्ट 2 क्या रहेगा वो आप देखिएगा एक बार। कल तक की जो क्लास हुई थी, यस अवनीश, वेरी गुड आफ्टरनून। मैंने वहां पे आपको ये बताया था कि किस तरीके से अमेरिका में 13 उपनिवेश जो हैं वो स्थापित हो चुके थे। उन 13 बस्तियों के नाम आपको मैंने लास्ट क्लास में लिखवा दिए थे। उन 13 बस्तियों को मैप में आपको सेट करना था। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैप में मैं बता दूंगा। फिलहाल हमारा अब जो सिस्टम चल रहा था वो ये चल रहा था कि बस्तियां बसी थी अमेरिका में और ये बस्तियां थी उपनिवेश। और उपनिवेश किसके थे? यूरोपीय देशों में, खास करके इंग्लैंड से आए हुए लोग थे। तो इन यूरोपियन या इन इंग्लैंड वासियों को हम लोग ब्रिटिश नागरिक के तौर पर देखते हैं। तो हमारा आज का जो बिंदु था वो था यूरोपियन कंपनियों पर अमेरिका में ब्रिटिश बस्तियों पर नियंत्रण। आज की क्लास बेहद खास है, सिर्फ 2 पॉइंट समझने। वो 2 पॉइंट क्या समझने, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा देता हूं। पहला पॉइंट समझना है कि जो बस्ती थी वो किसने बसाई? वो इंग्लैंड या यूरोप के उपनिवेश थे, यूरोपीय उपनिवेश थे। अब इन उपनिवेशों को लेकर के जब ये अमेरिका में स्टैब्लिश हो गए तो यहां पर इंग्लैंड वासियों ने या इन यूरोपियन लोगों ने काफी सारी तरीकों से इन उपनिवेशों की सहायता की थी। और उपनिवेश जो स्थापित हुए थे उनमें भी कई तरीके की चीजें हमें समझनी थी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किस किस प्रकार की बस्तियां होंगी, इसमें अब ये भी आएगा। तो कई बस्तियां ऐसी थी जो चार्टर के अधीन थी, फिर ब्रिटिश ताज के अधीन हो गई, कई स्वतंत्र थी। तो इनमें क्या था कि फिर इन यूरोपीय देशों ने इन बस्तियों पर भारी करारोपण किया था। क्या किया था? भारी करारोपण किया था कि भैया व्यापार वाणिज्य को लेकर के हम लोग आपसे पैसा लेंगे, टैक्स। इस टैक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो बिना सहमति के था। यानी कि आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति कोई टैक्स लाद देता है और आपसे पूछता तक नहीं है, यानी उसकी कोई सहमति नहीं है उस चीज में, तो आप क्या करोगे? उसका विरोध करोगे। सेम यहां पर भी यही सिचुएशंस हुई थी। तो आज का जो बिंदु है वो इसको दो तरीके से समझना है कि इन बस्तियों पर जो करारोपण हुआ उस करारोपण के लिए ही इन बस्तियों ने संघर्ष किया था और यही संघर्ष आपको अमेरिका की क्रांति के तौर पर पढ़ना है और समझना है। तो अब कैसे कैसे इन यूरोपियंस ने, इन इंग्लैंड वालों ने इन अमेरिकन बस्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया, वहां से मैंने आज का बिंदु आपके साथ में रखा है। तो अमेरिकन बस्तियों में ब्रिटिश जो नियंत्रण था, अमेरिका में ब्रिटिश बस्तियों पर नियंत्रण, ये हमारा मेन मुद्दा है। सबसे बड़ी जो बात है कि ये जो बस्तियां थी क्या, ये बस्तियां एक्चुअली औपनिवेशिक विचारधारा के तहत जो है वो डेवलप हुई थी। किसके द्वारा डेवलप हुई थी? औपनिवेशिक विचारधारा के तहत ये बस्तियां डेवलप हुई थी। तो ये बस्तियां केवल और केवल एक साधन मात्र थी जो इंग्लैंड या इन यूरोपीय देशों को क्या उपलब्ध करवा रही थी? कच्चा माल उपलब्ध करवा रही थी। तो हम इसको इस तरीके से समझ के आगे बढ़ेंगे। ये बस्तियां औपनिवेशिक विचारधारा के अंतर्गत, यह बस्तियां औपनिवेशिक विचारधारा के अंतर्गत क्या थी, या औपनिवेशिक विचारधारा के आधार पर केवल और केवल कच्चा माल उपलब्ध करवाने का एक साधन मात्र हुआ करती थी। विचारधारा के आधार पर केवल कच्चा माल उपलब्ध करवाने
का साधन मात्र थी। क्या थी ये? केवल केवल एक ऐसी विचारधारा जिसके तहत इनको क्या मिलेगा? कच्चा माल मिलेगा। तो जब ऐसी सिचुएशंस थी तो क्या हुआ? अतः एक प्रक्रिया प्रारंभ होती है और वो होती है इनकी आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण करने का प्रयास। अतः इनकी आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का एक प्रयास शुरू हुआ। और जब इन वस्तुओं के इस आर्थिक गतिविधि को नियंत्रण करने का प्रयास शुरू हुआ तो यहीं से इन बस्तियों के कामकाज में ब्रिटिश हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। और ये हस्तक्षेप कहां से प्रारंभ हुआ उसको हम एक एक करके डेट के हिसाब से मतलब सन के हिसाब से कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हस्तक्षेप का प्रारंभ। ये जो हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ वो स्टार्ट हुआ था सबसे पहले 1624 में। 1624 की जो डेट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? यहां पर शासन हुआ करता था जेम्स का। जेम्स प्रथम वाला जो कॉन्सेप्ट आया था तो जेम्स सरकार थी। इस जेम्स सरकार के द्वारा क्या हुआ? वर्जीनिया जो बस्ती थी उससे ज्यादातर तंबाकू का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। तो जो तंबाकू जो निर्यात था उस तंबाकू निर्यात को अब विदेशी जहाजों के द्वारा नहीं किया जाएगा। पहला हस्तक्षेप इन्होंने ये किया था कि 1624 में जेम्स सरकार के द्वारा तंबाकू निर्यात में विदेशी जहाजों को क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया था। तो इन्होंने तंबाकू निर्यात में पहला नियम लागू किया, विदेशी जहाज प्रतिबंधित कर दिए। कि भाई आप लोगों को क्या करना है? तंबाकू का निर्यात विदेशियों के लिए आप नहीं करेंगे। तो ये घटना घटित हो गई कब? 1624 की। नोट करिए फिर आगे बात करते हैं। 1624 के बाद अगला चैप्टर क्या स्टार्ट होता है? इसमें 1651 में एक सरकार आई और 1651 में जो सरकार आई थी वो रंप सरकार थी। रंप सरकार। इस रंप सरकार ने एक अधिनियम जारी किया था जिसने जिसे हम जहाज रानी अधिनियम कहते हैं। इसने जहाज रानी अधिनियम जारी किया। अब इस जहाज रानी अधिनियम में क्या था समझिएगा। इसने क्या किया कि जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो या तो इंग्लैंड के द्वारा जो या फिर जो उपनिवेश है इंग्लैंड का अमेरिका में उसके द्वारा मतलब दोनों में से किसी एक के द्वारा निर्मित जहाज के द्वारा ही होगा। ऐसा कोई जहाज है या तो वो इंग्लैंड में निर्मित है या कोई ऐसा जहाज है जो उपनिवेश में निर्मित है। इसके अलावा किसी जहाज से अब क्या नहीं हो सकता? आयात निर्यात नहीं हो सकता। इस बात से डच जो थे उनको भारी नुकसान हुआ बिकॉज डचों के जहाज यहाँ व्यापारिक कार्य किया करते थे। तो रंप सरकार ने एक जहाजरानी अधिनियम जारी किया 1651 में। इसके द्वारा क्या आया था कि सभी जो आयात निर्यात हैं, सभी आयात निर्यात क्या होंगे? या तो इंग्लैंड के द्वारा निर्मित या उपनिवेश के द्वारा निर्मित जहाजों के द्वारा ही होंगे। या तो इंग्लैंड के द्वारा निर्मित या उपनिवेश द्वारा निर्मित।
जहाज द्वारा ही होंगे। तो 1651 का ये जो जहाजरानी अधिनियम आया, इस अधिनियम से क्या हुआ, डचों को भारी नुकसान हुआ। इससे डचों को व्यापार में भारी नुकसान हुआ। तो दो अधिनियम तो साहब आपके ये आ गए, 1624 का जेम्स अधिनियम और एक आ गया 1651 का रंप सरकार का अधिनियम। फिर इन्होंने क्या किया, 1666 में ये एक नया अधिनियम लेकर के आए। 1666 में इन्होंने क्या किया कि अमेरिका से आयात निर्यात की जाने वाली प्रत्येक वस्तु पहले इंग्लैंड के बंदरगाह पर आएगी, उसके बाद अमेरिका जाएगी। अब ये कैसी मनमानी थी, अगर किसी भी व्यक्ति को भारत और अमेरिका के बीच में व्यापारिक कॉन्सेप्ट प्रयोग में लेना है, तो वो भारत से अगर निर्यात आयात करके ले जा रहा है तो डायरेक्ट अमेरिका को निर्यात नहीं करेगा, पहले उसको अपना जहाज कहां ले जाना पड़ेगा, इंग्लैंड के बंदरगाह पे ले जाना पड़ेगा, फिर जाएगा वो अमेरिका के उपनिवेशों में। अब ये कैसी मनमानी है, अलग अलग तरीके की, अजीब तरीके की मनमानी है। इस मनमानी से क्या हुआ है, इनको दो तरीके के लाभ मिले कि इनडायरेक्ट रूप में इनके काम की कोई चीज नहीं है, फिर भी इंग्लैंड के बंदरगाह पर आ रही है। तो इससे क्या था, इससे इनको व्यापारी जो यहाँ के थे उनको दलाली मिली, और इनकी जो गृह सरकार थी उसको राजस्व मिला, क्योंकि टैक्स हुआ। टैक्स लागू होगा कि नहीं होगा, हमारे बंदरगाह पे कोई जहाज आएगा तो हम टैक्स लेंगे। तो दो कॉन्सेप्ट हुए। तो 1666 में जो लागू हुआ था वो विदेशी व्यापार कानून कहलाया। तो यह कानून क्या कहलाया, यह कानून विदेशी व्यापार कानून कहलाया। अब इस विदेशी व्यापार कानून की बात कर रहा हूं, तो विदेशी व्यापार कानून क्या था, ये तो आपने यहां पर समझ लिया कि अमेरिका से आयात निर्यात की जाने वाली प्रत्येक वस्तु पहले इंग्लैंड के बंदरगाह पर जाएगी, उसके बाद में देन कहीं जाकर के वो किसी दूसरे बंदरगाह पर जाएगी, चाहे वो अमेरिका में है चाहे कहीं भी स्थापित है। अब सुनिएगा, इस विदेशी व्यापार कानून कहा गया इसको। इस विदेशी व्यापार कानून से क्या हुआ, दो तरीके के लाभ हुए। ये जो विदेशी व्यापार कानून आ गया, मेरे पास जगह नहीं बची थी, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे ऐड कर देना। इस विदेशी व्यापार कानून से दो काम निकल करके आए। एक तो यहां के व्यापारियों को दलाली का अवसर प्राप्त हुआ, कहां के व्यापारियों को, इंग्लैंड के व्यापारियों को, ठीक है ना। दूसरा क्या इनको फायदा मिला इससे, कि जो गृह सरकार थी इंग्लैंड की, उस इंग्लैंड की गृह सरकार को राजस्व प्राप्त हुआ। दो कॉन्सेप्ट, यानी कि जो गृह सरकार है उसको क्या मिलेगा, फिर से निर्यात पर राजस्व प्राप्त हुआ। गृह सरकार को फिर से निर्यात पर गृह राजस्व प्राप्त होता है। तो इस विदेशी व्यापार कानून की बात की मैंने आपके साथ, यह कानून 1666 का था। एक बार बताओ, बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, या ऐसे ही लिखते हुए चल रहे हो डायरेक्टली। तो ये कहानी बन गई, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई सबके। मैंने आपको यही बताया
कि अमेरिकी बस्तियों पर हम लोग ब्रिटिश नियंत्रण देख रहे हैं और वो जो नियंत्रण है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इस पे बात चल रही है। तो इन्होंने ये दो तरीके का कॉन्सेप्ट लागू कर दिया। फिर जहाजरानी अधिनियम आए, अगले जहाजरानी अधिनियम आए। नेक्स्ट जहाजरानी अधिनियम लागू हुए। और ये अधिनियम लागू हुए थे 1651 में, 1660 में जिनकी बात मैं कर रहा हूं, और एक 1690। इन तीन अधिनियमों की बात करूंगा। 1651, 1660 और 1690 के जहाजरानी जो अधिनियम थे, इन अधिनियमों ने क्या किया, इन अधिनियमों का जो मुख्य उद्देश्य था, इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? इन जहाजरानी अधिनियमों का मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश संसद को हमें अधिकार दिलाना है। क्या दिलाना है? ब्रिटिश संसद को अधिकार दिलाना है। किस पर अधिकार दिलाना है? उपनिवेशों पर अधिकार दिलाना है। किसके ऊपर अधिकार दिलाना है? उपनिवेशों के ऊपर अधिकार दिलाना है। और उपनिवेशों के ऊपर हमें इस ब्रिटिश संसद को किस प्रकार का अधिकार दिलाना है? तो तीन प्रकार के अधिकार दिलाने थे। उपनिवेशों पर तीन प्रकार के अधिकार दिलाने थे कि ब्रिटिश संसद उपनिवेशों पर कर लगा सकती है, उनका राजस्व एकत्रित कर सकती है और उनको नियंत्रित कर सकती है। तो इनको अधिकार दिलाना था कर लगाने का, राजस्व एकत्रित करने का और नियंत्रण एवं निगमित करने का। ये स्लाइड समझो। तो विदेशी व्यापार कानून तो 66 में आया था, व्यापारियों को दलाली का अवसर मिला, गृह सरकार को फिर से निर्यात पर राजस्व प्राप्त हुआ। और उस विदेशी व्यापार कानून में इन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए आयात और निर्यात करने वाला कोई भी जहाज पहले कहां आएगा? अमेरिका की बजाय इंग्लैंड के बंदरगाहों पर आएगा और देन जाकर के वो अमेरिका से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। तो हमारे यहां कोई चीज आएगी तो हम तो टैक्स लेंगे। तो व्यापारी बीच में दलाली लेने लग गए और गृह सरकार को फिर से निर्यात करना पड़ा। तो फिर से निर्यात पर वहां पर क्या हुआ? राजस्व मिला। फिर नेक्स्ट जहाजरानी अधिनियमों में मैंने तीन अधिनियम बताए। इन तीन अधिनियमों का क्या था? मूल उद्देश्य जो था वो ब्रिटिश संसद को इन सब उपनिवेशों पर इस प्रकार के कर लगाने का अधिकार दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो यह जो प्रक्रिया है, तो यह व्यवस्था अन्यायपूर्ण प्रतीत हुई। असल मायने में विरोध तो यहीं से शुरू हो गया। यह जो व्यवस्था है वो कैसी हो गई? यह व्यवस्था अन्यायपूर्ण सिद्ध हो जाती है। यह व्यवस्था कैसी सिद्ध हो जाती है? अन्यायपूर्ण। धीरे धीरे घटनाएं आगे बढ़ती हैं, कहानी आगे चलती है। लिखिए इसको, फिर मैं बात करता हूं आगे। अब क्या हुआ देखिए, 1673 में फिर इन्होंने एक नया नियम लागू किया। 1673 में एक नया नियम लागू किया। क्या लागू किया कि अमेरिकी जो बस्ती है उस बस्ती में, यानी अमेरिका में ही एक बस्ती से दूसरी बस्ती में जाने वाला जो सामान है वो सामान विदेशी व्यापार की श्रेणी में काउंट होगा और उस पर सीमा शुल्क देना पड़ेगा। जबकि देश के अंदर ही अंदर व्यापार हो रहा है, अमेरिका में ही केवल व्यापार हो रहा है। तो अमेरिका में 13 उपनिवेश थे, 13 बस्तियां थी। तो अमेरिकी बस्तियों में एक से दूसरी बस्ती में व्यापार करने पर भी इनको क्या देना पड़ेगा? वो विदेशी व्यापार की श्रेणी में माना जाएगा और उस पर इनको सीमा शुल्क देना पड़ेगा। 1673 में ये वाला नियम ले आए। इन्होंने एक अधिनियम जारी किया। क्या नियम बनाया? ये नियम बनाया कि अमेरिका में
एक से दूसरी बस्ती में जाने वाला सामान, जाने वाला सामान हुआ या कोई और चीज हुई, जाने वाला सामान विदेशी व्यापार माना जाएगा, विदेशी व्यापार माना जाएगा। और इस आधार पर इस पर क्या लगेगा, सीमा शुल्क लागू कर दिया। आप बताओ, क्या आप आंदोलन नहीं करते? ऐसी स्थितियां अमेरिका झेल रहा था। एक्चुअल वो उपनिवेश झेल रहे थे, वही उपनिवेश बाद में जाकर के अमेरिका बने, क्योंकि लोग तो वही थे वहां पर। ये कहानी सिद्ध होती है। फिर 1673 के बाद अगला जो ये अधिनियम, अगला जो ये नियम लाए, वो 1699 में लेके आए। 1699 में इन्होंने ऊन अधिनियम जारी किया। ऊन अधिनियम डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ऊन अधिनियम कब का है? इसमें क्या था, ऊनी माल के निर्यात पर इन्होंने इसमें प्रतिबंध लगा दिया। ऊनी माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। ऊनी माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट फिर 1699 के बाद 1732 में ये एक अधिनियम लेकर के आए, जिसे टोप अधिनियम कहा गया। एक प्राणी होता है ऊदबिलाव, जानते हैं कि एक जानवर होता है, उस ऊदबिलाव के चमड़े से बने टोपों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। क्या था? तो चमड़े से बने टोपों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस तरीके की व्यवस्थाएं आगे लगातार बढ़ रही हैं। फिर ये 1733 में एक और अधिनियम ले आए। 1733 में ये लाए राब और सीरा अधिनियम। राब एवं सीरा अधिनियम। राब एवं सीरा अधिनियम क्या था भाई? राब एवं सीरा अधिनियम में इन्होंने क्या किया था कि अमेरिका में जो लोग थे उनको वंचित कर दिया इससे, ठीक है ना। और किससे? कि फ्रेंच और वेस्ट इंडीज के साथ में स्पेशली इनका, अमेरिका वासियों का ये राब और सीरा का व्यापार चलता था। तो उस व्यापार से इन्होंने अमेरिका को क्या कर दिया? वंचित कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या था, अमेरिका को वंचित किया। किसके साथ में? फ्रांस, वेस्ट इंडीज व्यापार से, कि भैया नहीं नहीं करने देंगे, ठीक है ना। फ्रांस या वेस्ट इंडीज व्यापार से इस अधिनियम के द्वारा अमेरिका को वंचित कर दिया। और इसी अधिनियम से इन्होंने एक क्या काम किया था कि साथ ही जो वेस्ट इंडीज है, उस वेस्ट इंडीज से रम पर, चीनी पर और सोरा पर, तीन चीजें थी, रम, चीनी और सोरा। अगर वेस्ट इंडीज से आप आयात करते हो तो इसके आयात पर भारी सीमा शुल्क लाद दिया। डायरेक्ट ही अमेरिका की क्रांति नहीं पढ़नी है, पहले अमेरिका की क्रांति के बीज कहां थे वो बोए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है पूरा मैटर? बताओ फटाफट कमेंट करके, और लिखो इसको, फिर आगे बात करेंगे।
हाँ भाई, 1773, 1699, 1673, 1699, 1732 और 1733। मैंने आपको इसमें 4 अधिनियम लिखाए। फिर साहब आगे क्या होता है, कहानी यही नहीं समाप्त हुई, ये आगे बढ़े। 1750 में लोहा अधिनियम लेकर के आए। और इस लोहा अधिनियम के तहत क्या हुआ, अमेरिका के जितने भी ढलाईगर थे जिनमें लोहा ढाला जाता था, उनको बंद करने का आदेश दे दिया कि अब अमेरिका में लोहा नहीं ढाला जाएगा। तो इस लोहा अधिनियम के द्वारा अमेरिका के सभी ढलाईघरों में लोहा ढालने पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या किया, प्रतिबंध लगाया। ये बात समझ में आ गई क्लियर। 1739 की एक घटना और थी। 1739 में क्या था, अमेरिका में जो बस्ती थी एक मैसाचुसेट, मैसाचुसेट के कुछ व्यापारी थे। इन व्यापारियों ने क्या किया, एक निजी लैंड बैंक तैयार कर लिया। क्या था, एक निजी लैंड बैंक तैयार किया था, उसकी स्थापना की थी। एक निजी लैंड बैंक की स्थापना की। भाई साहब इसको भी अवैध घोषित कर दिया। क्या कर दिया, इसको भी अवैध घोषित कर दिया 1739 में। 1739 में स्थापना हुई थी, लेकिन हां अवैध जो किया था वो 1741 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। इसको 1741 में एक अधिनियम द्वारा अवैध घोषित कर दिया। अब इनको ये डर है कि भैया ये इस तरीके के काम नहीं करें। तो कहानी क्या थी, अवैध घोषित कर दिया। और इसको जब अवैध घोषित किया तो कारण क्या बताया था, भाई कारण भी तो बताना पड़ेगा कि क्यों अवैध घोषित किया है। तो कारण में यह कहा था कि यह ब्रिटिश संसद के द्वारा अधिकृत नहीं है, यह ब्रिटिश संसद द्वारा अधिकृत नहीं है, मतलब ऑथराइज्ड नहीं है। हम आपका ये कॉन्सेप्ट निरस्त करते हैं। ये वाली बात आपको नोट करनी है। तो 1739 में ये चीज हो गई। फिर भाई साहब ये क्या लेके आए 1751 में, मुद्रा अधिनियम लेके आए। लिखो, यहां जगह कम पड़ेगी, नेक्स्ट स्लाइड पे लेंगे उसको। 1751 में इन्होंने मुद्रा अधिनियम जारी किया। देखिए 1751 में इन्होंने जारी किया मुद्रा अधिनियम। ये जो मुद्रा अधिनियम था, इस मुद्रा अधिनियम के द्वारा इन्होंने एक आदेश जारी कर दिया कि इंग्लैंड के उपनिवेशों में किसी भी प्रकार के लैंड बैंक की स्थापना नहीं की जा सकती।
और ना ही किसी भी प्रकार का कागजी मुद्रा का प्रयोग किया जा सकता है। इंग्लैंड के उपनिवेशों में किसी भी लैंड बैंक की स्थापना नहीं होगी। और ना ही किसी प्रकार के कागजी मुद्रा का प्रयोग होगा। ये अधिनियम लागू कर दिया। क्या कर दिया? ये अधिनियम इन्होंने लागू कर दिया। (1764) में यह अधिनियम कौन सा अधिनियम? मुद्रा अधिनियम। सभी उपनिवेशों पर लागू हो गया। लिखिए इसको फटाक से एक बार, फटाफट। एक सेकेंड लिखो आप जल्दी से।
अरे मुझे लगा कि तुम लोग बात नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्या हो रहा है, और वहां से कमेंट ऑफ हो रहा, वो म्यूट हो गया था बीच में। सुनिए, मैं ये कह रहा था आपको, वापस एक चीज दिलाता हूं कि हमने आज की क्लास यहां से स्टार्ट की है, अमेरिका में ब्रिटिश बस्तियों पर नियंत्रण। और कल मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में कि 13 ब्रिटिश उपनिवेश अमेरिका में स्थापित हो चुके थे, यही बताया था। अब वो जो आज मैं थोड़ा सा कुछ मैटर स्किप हो गया हमसे, उस मैटर पे बात कर रहा हूं। तो कल की क्लास जहां समाप्त हुई और आज की क्लास यहां से स्टार्ट हुई, इसके बीच में एक टॉपिक हमें जोड़ना है छोटा सा। वो टॉपिक ये है कि जो 13 औपनिवेशिक बस्तियां बसी थी, वो 3 संवैधानिक वर्गों में विभाजित थी। पहला संवैधानिक वर्ग कौन सा था? 3 संवैधानिक वर्गों में विभाजित थी, जिनमें पहला संवैधानिक जो वर्ग था वो था जनतांत्रिक या फिर कॉमनवेल्थ बस्तियां। क्या था? या तो जनतांत्रिक या फिर कॉमनवेल्थ बस्तियां। अब ये जनतांत्रिक कॉमनवेल्थ बस्तियां क्या थी, इस पे बात करेंगे। दूसरी थी इसमें चार्टर प्राप्त बस्तियां, और तीसरी इसमें जो थी वो 3 वर्गों की मैंने आपको बताई, एक तो जनतांत्रिक कॉमनवेल्थ, एक चार्टर प्राप्त बस्तियां और एक निजी स्वामित्व वाली बस्तियां। जनतांत्रिक कॉमनवेल्थ बस्ती 3 प्रकार की थी। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझना कि इसमें क्या आएगा। जो जनतांत्रिक कॉमनवेल्थ बस्ती है, ये वो लोग थे, वो अपनी इच्छा से इंग्लैंड या हॉलैंड छोड़कर अमेरिका में आए। ये बस्तियां उन लोगों की हुआ करती थी। क्या करवा रहे हो आप? नहीं तो मिक्स हो जाएगा। नहीं नहीं अवनीश, कोई नहीं, मैं नियंत्रण पे वापस चलूंगा, केवल ये 3 समझा देता हूं आपको। बिकॉज ये कल की क्लास जहां हमने छोड़ी, वहां पर, वहां के बाद ये स्टार्ट होगा, और इसके बाद में ये पेज आएगा आपका जहां से हमने आज स्टार्ट किया है। तो आज की क्लास जहां से स्टार्ट हुई है उससे पहले का मैं मैटर करा रहा हूं आपको। जब आप पढ़ेंगे नोट्सों को तो उसकी जरूरत पहले पड़ेगी, इसलिए मुझे इससे पहले, मैं भूल गया था जल्दी में उसको कराना आज, इसलिए मैं करा रहा हूं। और आपको लग रहा है कि नहीं मिक्स हो जाएगा तो मैं उसको छोड़ देता हूं, बताओ। मेरे हिसाब से मिक्स नहीं होगा। कल मैंने जहां क्लास छोड़ी थी, आज हमारी क्लास हमने स्टार्ट तो यहां से कर दी, लेकिन हमें स्टार्ट करनी थी यहां से, तो एक ही पेज पे आ जाएगा, ये मैटर बड़ा नहीं है। तो जो 13 उपनिवेश कल तक स्थापित हो चुके थे, उन 13 उपनिवेशों को 3 संवैधानिक वर्गों में विभाजित किया। पहला जनतांत्रिक कॉमनवेल्थ बस्तियां, यानी ऐसी बस्तियां जिन्हें या राज्य से कोई सहायता प्राप्त नहीं, से इंग्लैंड या हॉलैंड को छोड़ करके राज्य से कोई सहायता प्राप्त नहीं थी। इन्हें राज्य से कोई सहायता नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रोड आइलैंड बस्ती लिखाई थी, और कनेक्टिकट, ये ऐसी ही बस्तियों के एग्जाम्पल हैं अमेरिका में, रोड आइलैंड और कनेक्टिकट। अब इसमें थोड़ा सा कनेक्टिकट में मैं आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़ना चाहूंगा यहां। ये जो कनेक्टिकट की स्थापना हुई थी, ये
मैसाचुसेट के अप्रवासियों द्वारा स्थापित की गई थी। अब जब ये मैसाचुसेट के अप्रवासियों के द्वारा स्थापित की गई तो इन्होंने इसके आधार पर 1639 में शासन के लिए एक लिखित दस्तावेज तैयार किया था। इसे दुनिया का पहला लिखित संविधान कहा जाता है। इसे दुनिया का पहला लिखित संविधान कहते हैं। इसके बाद दूसरी बस्ती क्या थी? चार्टर प्राप्त बस्ती, ठीक है ना। और चार्टर प्राप्त जो बस्ती है उसमें वर्जीनिया हो गई, या फिर एक और था वर्जीनिया के अलावा मैसाचुसेट है, ये भी इसी में थी। चार्टर प्राप्त बस्ती का मतलब क्या होता है? जिसको सरकार के द्वारा यानी राजा के द्वारा या संसद के द्वारा एक अधिकार पत्र प्राप्त होता था। इस प्रकार की जो बस्तियां थी उनकी अवधि, उनके कार्य क्षेत्र, उनकी हदें क्या होंगी, ये सब या तो राज्य तय करेगा या फिर संसद तय करेगी। तो इसमें कौन सी बस्तियां आएंगी? जिन्हें राजा या संसद द्वारा एक अधिकार पत्र प्राप्त था। इनकी अवधि, इनका कार्य क्षेत्र क्या होगा, इनकी अवधि कितने वर्ष की होगी, इनका कार्य क्षेत्र क्या होगा, यह सब निश्चित होता था। इसमें एग्जाम्पल लिखिएगा आप वर्जीनिया का और मैसाचुसेट का। और तीसरे प्रकार की बस्तियां थी निजी स्वामित्व के द्वारा स्थापित की गई बस्तियां। इन बस्तियों को राजाओं द्वारा प्रदान की गई जागीरों के आधार पर स्थापित किया गया था। ये बस्तियां कैसे बसी थी? राजाओं के द्वारा प्रदान की गई जागीरों पर स्थापित होने वाली बस्तियां। ये तीन चीज समझानी थी बस केवल। इसमें बताओ दिक्कत आई क्या किसी को? फॉर एग्जाम्पल कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया, इसके एग्जाम्पल हैं। ये निजी स्वामित्व वाली थी। तो आगे जब हमें इनके नाम आएंगे तो ये तीन तरीके की चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। ये हमारी कल की क्लास के बाद का मैटर था जो हमें आज आते ही स्टार्ट करना था, लेकिन मैंने क्या किया, डायरेक्टली ब्रिटिश नियंत्रण से स्थापित जो है स्थापना जो है उससे स्टार्ट कर दिया। तो टाइम मतलब मुझे ध्यान ही नहीं रहा इस बात का, ठीक है ना। यस, क्लास में हूं गौरव, मैं कॉल बैक करता हूं ना। हाँ, तो ये हुआ यहाँ पे है ना। चलिएगा, इसके बाद हम क्या बात करेंगे? यस बताओ भाई, ये कंप्लीट माइंड में सेट हो गया? कोई दिक्कत किसी को, किसी तरीके की कोई परेशानी? अब इसके बाद हम यहाँ आई गए फिर आज का मैटर कि भैया अमेरिका में ब्रिटिश बस्तियां 13 बस चुकी थी। 13 बस्तियां 3 संवैधानिक वर्गों में विभाजित थी और वो फिर किस तरीके से उन पर नियंत्रण स्थापित हुआ। तो ये बस्तियां केवल औपनिवेशिक विचारधारा के आधार पर कच्चा माल उपलब्ध करवाने का साधन मात्र थी, अतः इनकी आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। हस्तक्षेप का प्रारंभ होता है 1624 में, फिर 1651, 1666 में मैंने बताया, फिर विदेशी व्यापार कानून, नेक्स्ट जाजरानी अधिनियम में ये हमने समझा। इसके बाद हमने 1673, 1699, 1732, 1733 तक के अधिनियम पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास किया। इसके बाद
हमने 1739 तक की कहानी पे आपके साथ में बात कर ली। 1739 तक की कहानी पे हमने बात कर ली। 1741 में एक अधिनियम के द्वारा अवैध घोषित किया गया और कारण यह बताया गया कि ब्रिटिश संसद के द्वारा अधिकृत ना होने के कारण इनको ऐसा किया गया। फिर 1751 में यह मुद्रा अधिनियम लाए। इंग्लैंड के उपनिवेशों में किसी भी लैंड बैंक की स्थापना नहीं होगी और ना ही किसी प्रकार के कागजी मुद्रा का उपयोग होगा। देन 1764 में इन्होंने एक अधिनियम बनाया, वही मुद्रा अधिनियम, और इस मुद्रा अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम को सभी उपनिवेशों पर लागू कर दिया गया। अर्थात इसका अर्थ क्या निकला? अर्थात अब कोई उपनिवेश कागज की मुद्रा का प्रयोग नहीं करेगा। कागज की मुद्रा का प्रयोग नहीं करेगा। ये बात यहां तक हमने आज पढ़नी है। ठीक है, आगे भी पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इतने कठोर अधिनियम इन पर लग गए, धीरे धीरे क्या हुआ, सिचुएशंस ये हुई, इन सभी कानूनों का पालन जिस ढंग से होना चाहिए था उस ढंग से नहीं हुआ। कानून तो बना दिए, क्योंकि नियंत्रण जैसा सख्त होना चाहिए था उतना सख्त नहीं था। नियंत्रण जितना सख्त होना चाहिए था उतना सख्त नहीं था। अतः इन सभी कानूनों का प्रयोग इन सभी कानूनों का पालन पूर्ण रूप से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि नियंत्रण जितना सख्त होना चाहिए था उतना था नहीं। अतः तस्करी को बढ़ावा मिला। किसको बढ़ावा मिल गया? कल वाला क्लास डाल दिया फर्स्ट ग्रेड के कंटेंट में, एक साथ डाल देंगे आज इसको, आज और कल में, है ना? ठीक है, चलिए। तो तस्करी को बढ़ावा मिला और इसी तस्करी को रोकने के परिणाम स्वरूप अमेरिका की क्रांति हुई थी। इसी को रोकने के फलस्वरूप अमेरिका की क्रांति हुई। अब ये आपको पता चल गया कि अमेरिका की क्रांति थी क्या और अमेरिका की क्रांति हुई क्यों। बताओ, ढंग से पता चला कि नहीं पता चला? भाई, तस्करी का मतलब क्या होता है? बिना टैक्स वैक्स दिए हम लोग बॉर्डर पार करते हैं इधर उधर के माल को, उसी को तस्करी कहते हैं। तो इस तस्करी को बढ़ावा मिल गया, यहां जाकर के क्या मिल गया? बढ़ावा मिल गया। और जब तस्करी को बढ़ावा मिल गया तो फिर इसी के फलस्वरूप क्या हुआ? अमेरिका की क्रांति हुई। अब मुद्दा आता है, इस अमेरिका की क्रांति का प्रयास कैसे हुआ? मुद्दा आता है कि इसका प्रयास कैसे प्रारंभ हुआ। किसका? चाहे तो आप इसका कह लो, तस्करी को रोकने का, या फिर आप इसका कह लो, अमेरिका की क्रांति का। दोनों जगह से मैंने इस बात को कनेक्टेड कर दिया। ठीक है ना? अब अमेरिका की क्रांति का प्रयास कैसे होता है? ठीक है साहब, देखिए। अब इसके तहत सबसे पहले हमें एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन को हम लोग कहते हैं अल्बानी सम्मेलन। ठीक है ना?
क्या होता है? अल्बानी सम्मेलन। अल्बानी एक नगर था, और अल्बानी नगर में एक सम्मेलन हुआ सबसे पहले, ठीक है ना, 1754 में हुआ था। और यह सम्मेलन किन्होंने किया? इंग्लैंड के BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड, यानी व्यापारियों का जो बोर्ड होता है उसको बोर्ड ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो BOT के द्वारा, इंग्लैंड के BOT अर्थात बोर्ड ऑफ ट्रेड द्वारा, ठीक है साहब, यह सम्मेलन हुआ सबसे पहले यहां पर, अल्बानी सम्मेलन कहा गया इसको, यह 1754 में होता है। इस अल्बानी सम्मेलन का मुद्दा क्या था? इस अल्बानी सम्मेलन को क्यों आयोजित किया? इसका मुद्दा था क्षेत्रीय सुरक्षा, कि ये जो बस्तियां हैं या ये जो उपनिवेश हैं, इनकी क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति क्या है? क्या ये जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, इनके आसपास के जो बॉर्डर के राज्य हैं, उनसे इनको प्रॉपरली सुरक्षा, प्रॉपरली सिक्योरिटी मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है, बताओ। तो मुद्दा क्या था? क्षेत्रीय सुरक्षा का मुद्दा था। इसी अल्बानी सम्मेलन में एक व्यक्ति था जो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का व्यक्ति है, और उस टाइम पर इस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस अल्बानी सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में भाग लिया किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस सम्मेलन में भाग लिया, और यह भाग लिया था पेंसिल्वेनिया के प्रतिनिधि के तौर पर। क्लियर हो गई भाई बात? इसने भाग लिया पेंसिल्वेनिया के प्रतिनिधि के तौर पर। किसने भाग लिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भाग लिया, ठीक है ना। और इस व्यक्ति ने यहां पर इस अल्बानी सम्मेलन में भाग लेकर के सुझाव दिए। क्या दिए? सुझाव दिया। पहला सुझाव क्या दिया? इसने दो प्रकार के सुझाव दिए। पहला सुझाव इसने यह दिया कि जितनी भी ब्रिटिश बस्ती हैं उन पर एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाए। क्या सुझाव दिया? कि ब्रिटिश बस्तियों पर एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाए। और दूसरा सुझाव इसने क्या दिया? सॉरी, दूसरा सुझाव नहीं था, सुनिए। इस व्यक्ति ने सुझाव दिया ये कि जितनी भी ब्रिटिश बस्तियां हैं उनका एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाए। दूसरा काम इसने क्या किया था? इसका एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था जिसका नाम था गजट। उस गजट में इसने कई टुकड़ों में सांप का एक कार्टून प्रकाशित किया था, और प्रत्येक उस टुकड़े पर एक औपनिवेशिक बस्ती का नाम लिखा हुआ था। और हमारे न्यूज़पेपर में व्यंग्यात्मक कार्टून आते हैं ना इस तरीके से, और उस पर यह भी लिखा हुआ था कि या तो जुड़ जाओ या मर जाओ। ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया था? अपने समाचार पत्र
गजट में कई टुकड़ों में एक सांप का कार्टून प्रकाशित किया। प्रत्येक टुकड़े पर एक बस्ती का नाम था। और लिखा था कि या तो जुड़ जाओ या मर जाओ। हम भी तो गांधी जी के करो या मरो वाले भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़ते हैं, तो अमेरिका वाले भी आज यही इतिहास पढ़ते होंगे। बताओ, पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे? ऐसी सिचुएशंस उनकी भी हुआ करती थी। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट था। अब क्या हुआ भाई साहब कि इस बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये सुझाव स्वीकार कर लिया गया अल्बानी सम्मेलन में कि यार इन सारे उपनिवेशों ने अल्बानी नगर में एक सम्मेलन आयोजित किया कि भाई हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक बस्ती में प्रत्येक उपनिवेश पे क्या कर देते हैं, गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर देते हैं। और वो प्रयासरत था, वो क्योंकि पेंसिल्वेनिया का रहने वाला था। पेंसिल्वेनिया के प्रतिनिधि के तहत इसने भाग लिया था। ये सवाल भी पूछा जा सकता है, इसने ये सुझाव दिया, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। और गजट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाँ, हम लोगों ने यही सब फेस किया है, लेकिन उसका वे दूसरा हो गया। हमारे सामने भी तो ये था, ब्रिटिश उपनिवेश का ही तो पार्ट है हम लोग। इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूं कि विश्व इतिहास को कनेक्ट करके पढ़ोगे तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो क्या हुआ, इस फ्रैंकलिन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। फ्रैंकलिन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। लेकिन बस्तियों ने तो स्वीकार कर लिया, उपनिवेशों ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन लंदन सरकार ने इसको अस्वीकार कर दिया। लेकिन लंदन सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? लंदन सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया कि नहीं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लंदन में क्यों क्योंकि लंदन में जितने भी अमेरिकन थे वो इंग्लैंड वासियों के बराबर दर्जा नहीं रखते थे। अमेरिकन को इंग्लैंड वासियों का दर्जा नहीं था। तो लंदन सरकार ने इसको नहीं माना था। इसके बाद जो सिचुएशंस प्रारंभ हुई, वो सिचुएशंस प्रारंभ होती है 1756 से और 1763 के बीच में। अगला जो अल्बानी सम्मेलन के बाद एक कंसेप्ट आता है, और मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ही लिखा देता हूं उसको, वो आता है सप्तवर्षीय युद्ध का। सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुए थे 1756 से लेकर के और 1763 के बीच में। ये जो सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में मैं बात कर रहा हूं आपसे अभी, ये हमें दो तीन तरीके से समझना है। सप्तवर्षीय युद्ध क्या था, इसे इन उपनिवेशों के लिए इन उपनिवेशों के संघर्ष का अंतिम पड़ाव कह सकते हैं।
अंतिम पड़ाव कह सकते हैं, ठीक है ना। मूल रूप से ये युद्ध जो हुआ था वो किन के बीच में हुआ था? प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ था। लेकिन आपने देखा होगा जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन मैंने आपको पढ़ाया तो भारत में भी इस युद्ध का परिणाम था, ठीक है। तो यह युद्ध यूरोपीय देशों में भी लड़ा गया, इंग्लैंड फ्रांस में भी लड़ा गया और भारत में भी लड़ा गया। युद्ध यूरोपीय देशों में लड़ा गया, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के दौरान आपको एक चीज दिखाई देती होगी यहां पे, है ना। आंग्ल फ्रांसीसी जो संबंध मैंने आपको बताया था, तो मूल रूप से ये युद्ध क्या था? इस तरीके से ये युद्ध लड़ा गया। अब सिचुएशंस क्या है, आप एक चीज समझना, ये युद्ध अंग्रेजों का हो रहा है। अंग्रेजों का किससे हो रहा है? फ्रांस के साथ हो रहा है। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में मैंने समझाया था आपको ये। तो इस युद्ध में जो आंग्ल सरकार थी, जो ब्रिटेन की सरकार थी, जो इंग्लैंड की सरकार थी, उस जगह के लोग अमेरिका में भी थे और अमेरिका के जो औपनिवेशिक लोग थे ये थे तो इंग्लैंड वासी, इंग्लैंड या हॉलैंड से तो छोड़ करके आए थे। तो इन अमेरिका के औपनिवेशिक लोगों ने इस सप्तवर्षीय युद्ध में ब्रिटेन का साथ नहीं दिया, ठीक है ना। इन्होंने ब्रिटेन का साथ नहीं दिया इस युद्ध में। तो अमेरिकन उपनिवेशों ने अमेरिकन उपनिवेशों ने युद्ध में ब्रिटेन का साथ नहीं दिया। कोई मतलब नहीं है, नहीं दिया भाई साहब। और यहां तक भी कि ब्रिटेन की जो सेना थी उसका रसद सामग्री लूट लाट करके फ्रांस की सेना को बेच दिया। क्या हुआ? फ्रांस की सेना को बेच दिया। यहां तक कि ब्रिटेन सेना का रसद लूटकर फ्रांस की सेना को बेच दिया। किसने बेचा? इन अमेरिकन उपनिवेश वाले लोगों ने। कोई साथ नहीं दिया ब्रिटेन का, बोला छोड़ो हटो कोई मतलब नहीं। अब क्या हुआ कि इस युद्ध के बाद क्या हुआ? इस युद्ध के बाद आपको याद होगा, युद्ध के बाद क्या हुआ था? इंग्लैंड ने कनाडा पर अधिकार कर लिया था। आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी फ्रांस की अमेरिका की क्रांति कब स्टार्ट होगी, लेकिन आपको जो कंटेंट दे रहा हूं ना उसमें मजा आ जाएगा। दुनिया का कोई एग्जाम दे लेना, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉपी उठाओ पढ़ो सब चीज मिलेगी। तो युद्ध के बाद क्या हुआ? इंग्लैंड का कनाडा पर अधिकार हुआ। अब कनाडा क्या है, अमेरिका में उत्तर की ओर से जो फ्रांसीसी खतरा था अमेरिका को, वो समाप्त हो गया। इससे क्या हुआ? इस इंग्लैंड के कनाडा पर अधिकार होने से क्या हुआ कि अमेरिका में उत्तर की ओर से
अब फ्रांसीसी खतरा समाप्त हो गया। रीजन कि अब तो भैया उत्तर में इंग्लैंड ही बैठा है और हम तो इंग्लैंड में से ही निकल करके आए हुए। अब क्या हुआ कि इससे पहले यहां पर इंग्लैंड पर सुरक्षा हेतु अमेरिका वासी आश्रित थे। अमेरिका वासी इससे पहले सुरक्षा हेतु इंग्लैंड पर ही आश्रित थे। अब बात समझ में आ गई क्या, ये बताओ आप तो। अब यहीं से सारी कहानी जो है वो सेट हो जाती है कि ये कहानी क्या थी। ये आश्रित थे। परिणाम क्या निकला कि इंग्लैंड युद्ध तो जीत गया, परंतु इंग्लैंड पर भारी कर्जा हो गया। अब इंग्लैंड क्या करेगा, इस कर्जे को उतारने के लिए ही ये क्या करेगा कि इंग्लैंड के जो राजनीतिज्ञ लोग थे उन्होंने क्या कहा कि ये युद्ध हमने हमारे लिए नहीं लड़ा, ये युद्ध तो हमने इन उपनिवेशों के लिए लड़ा है। तो क्या करोगे, ठोको कर इन उपनिवेशों पर। तो बिना सहमति के इन्होंने इन उपनिवेशों पर कर ठोक दिए थे और इस आर्थिक संकट को क्या किया, दूर करने के लिए इन्होंने ये कहानी मतलब जो है गढ़ दी, इन पर कर लगा दिए। तो भारी कर्जा हो गया। अब इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों का कहना था कि युद्ध हमने उपनिवेशों के लिए लड़ा है। युद्ध हमने हमारे लिए नहीं लड़ा है, ये उपनिवेशों के लिए लड़ा है। अतः इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए राजनीतिज्ञों ने सुझाव दिया उपनिवेशों पर कर लगाने का। राजनीतिज्ञों ने सुझाव दिया आर्थिक संकट से निपटने हेतु उपनिवेशों पर कर लगाने का सुझाव दिया। इन बिना सहमति के करों का विरोध प्रारंभ हुआ। और यह विरोध प्रारंभ जो हुआ यही अमेरिका की क्रांति है। अक्सर कर लोग इसको केवल एक कहानी के माध्यम से सेट करके कि भैया इंग्लैंड के उपनिवेश वहां बस गए थे, सप्तवर्षीय युद्धों में इंग्लैंड ने कनाडा पर अधिकार कर लिया, इंग्लैंड कर्जग्रस्त हो गया, इंग्लैंड ने कहा कि हमने युद्ध इनके लिए लड़ा है, तो इन्होंने कर लगा दी। उन करों के विरुद्ध में औद्योगिक क्रांति, अमेरिका की क्रांति प्रारंभ हुई। तो लोग स्टार्ट ही यहां से करते हैं। हमने 2 दिन की क्लास कर लिया आपके साथ इस पे। तो ये था आज का मैटर और आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। कल अब अपन आगे बढ़ेंगे
कि इस अमेरिका की क्रांति का स्वरूप क्या था। तो मैंने आपको जैसे अल्टरनेटिव जो टाइम टेबल दिया है, कल हम इस टाइम हिस्टोग्राफी पढ़ लेंगे, परसों ये क्लास कर लेंगे। इस तरीके से आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। ओके, धन्यवाद। आज इतना रख लेते हैं इसको।